last class, we have discussed how indiscriminate usage of resources can create major problems. The problem of depletion of resources, the problem of have and have not, the problem of ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, land degradation, pollution, etc. Now, if there is a problem, there must be a solution. If I ask you, what is a solution? Many of you would say, sir, solution, एक काम करते हैं, law बना देते हैं. And this is a correct scenario where we try to find out the solution of every problem through a legal angle, right? So यहाँ पर भी environmental problems को लेकर laws किस तरीके से frame हुए, उसकी journey को हम पढ़ने वाले हैं, right? This started in 1968. In 1968, there is a group of intellectual group called Club of Rome. Club of Rome in 1968 advocated for the first time the policy of resource conservation कि हमें resources को बचाना चाहिए. And due to the pressure of this Club of Rome in 1972 के अंदर United Nation came out with United Nation Development Program, right? जहां पर United Nation ने responsibility ली कि ये environment हम सभी का है. So हमारी responsibility है कि हम इस environment को protect करें. At Stockholm Conference in 1972. In 1974, शूमाकर एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जहां पर वो रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करते हैं. एंड अर्ली 80s, अराउंड 1985 तक हमें ये पता चल चुका था कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हो चुका है. एंटार्क्टिका की साइज का एक ओजोन लेयर डिप्लीट कर चुका है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर. ना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये, क्योंकि जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो डायरेक्टली अर्थ के सरफेस को हिट कर रही हैं. नाउ सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेके आए 1985 के अंदर. एंड इन 1987 नॉर्वे के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ब्रंटलैंड, उन्होंने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलके एक कमीशन फॉर्म किया विच इज हेडेड बाय नन अदर देन ब्रंटलैंड. और उन्होंने फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए, इन्वायरमेंट को बिना हार्म किए इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट? मतलब डेवलपमेंट तो होना चाहिए बट उससे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट? बट अभी तक जो भी स्टेप्स लिए जा रहे थे वो इंडिविजुअल टर्म्स पे लिए जा रहे थे. अभी तक जो स्टेप्स लिए जा रहे थे वो कंट्री वाइज लिए जा रहे थे. नाउ बिकॉज इन्वायरमेंट इज कॉमन टू ऑल, सो ये हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साथ में आए, वो स्टेप्स ले, वो कलेक्टिव गुड्स के बारे में बात करें या कॉमन गोल के बारे में बात करें. इसीलिए 1992 के अंदर more than 100 heads of the state, they met at United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro, that is in Brazil, for the first International Earth Summit. Now, what is the purpose of their meeting? The purpose of their meeting is to address the urgent problem of environmental protection and socio-economic development. इनका बेसिक एम मिलने का ये था कि हमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी करना है प्लस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी मेंटेन करना है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बंद कर दें. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ करना बंद कर दें. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी करना है प्लस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है, राइट? इस मीटिंग के अंदर दे केम आउट विद एजेंडा 21. नाउ व्हाट इज एजेंडा 21? एजेंडा 21, एजेंडा का मतलब क्या होता है? एम. 21 refers to 21st century. It means 2000 के बाद जब हम 21st century में शिफ्ट हो जाएंगे तो इस 21st century के लिए हमने कुछ so they set goal for 21st century, right? Now what is the basic aim? The basic aim is to bring sustainable development or global sustainable development. How will they do it? They do it by combating environmental damage, poverty and diseases. Because poverty and disease are two such things which can create a viscous cycle. मतलब मान लो कोई इंसान गरीब है. अब गरीब है तो उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एलपीजी खरीद पाए या क्लीनर फ्यूल यूज करे, राइट? सो इन दैट केस वो फ्यूल के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? वुड के ऊपर ना. वुड के लिए वो डिफॉरेस्टेशन करेगा. अगर डिफॉरेस्टेशन होता है लार्ज नंबर में, सो इट क्रिएट अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, राइट? सॉइल पोल्यूशन भी होगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होगा, राइट?
इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एम लेके चल रहे हो वो तब तक फुलफिल नहीं हो सकता जब तक आपकी कंट्री के अंदर पॉवर्टी है, राइट? या फिर डिसीजेज है। मान लो कोई पर्सन सिक है, तो उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो काम कर सके, वो बाहर जाकर काम कर सके, वो इंडस्ट्रीज में काम कर सके, राइट? जो कहीं ना कहीं बाकी लोगों के ऊपर लाइबिलिटी होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, उससे पहले जीका वायरस, स्वाइन फ्लू, ये जितने भी वायरसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रॉब्लम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, राइट? सो इन अर्थ समिट का एक एम ये भी था कि हमें पॉवर्टी को भी रिड्यूस करना है, हमें डिसीजेस को भी टैकल करना है, along with combating environmental damages, right? Moving further, ये करेंगे कैसे? दिस शुड बी डन थ्रू ग्लोबल इंटरेस्ट। हर किसी को इंटरेस्ट लेना होगा, कोई भी कंट्री अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकता, बिकॉज एनवायरमेंट हर किसी के लिए कॉमन है, राइट? सेकेंड, कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। हर किसी का, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कॉमन है तो हर किसी का सपोर्ट मिलना जरूरी है। एंड बिकॉज ऑफ म्यूचुअल नीड्स, हम सबकी नीड्स म्यूचुअल हैं। मतलब अगर ब्राजील के अंदर डिफॉरेस्टेशन होता है, अगर ब्राजील में अमेजोन जो फॉरेस्ट है उसमें फायर होता है, तो उसका इफेक्ट पूरे के पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा, राइट? सो ये हर किसी का म्यूचुअल नीड है कि हर किसी को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड थ्रू शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ ये इस पूरे अर्थ समिट का सबसे कंट्रोवर्शियल वर्ड था, कॉल्ड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाई शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी? जितनी भी डेवलप कंट्रीज है उन्होंने बोला क्योंकि इन्वायरमेंट कॉमन है तो ये हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर कोई कंट्रीब्यूट करे, राइट? ये हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, राइट? बट जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्होंने बोला कि यार ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज में थे तो आपने रिसोर्सेज को ज्यादा यूज किया। ये जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम आ रही है, ये क्यों आ रही है? क्योंकि डेवलप कंट्रीज ने अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज में रेकलेस यूज किया था रिसोर्सेज का। ना जब हमारी बारी आई है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तो आप हमें रोक रहे हो, राइट? क्योंकि इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान डेवलप कंट्रीज ने पहुंचाया है, इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है रेदर देन डेवलपिंग कंट्रीज जो अभी डेवलपमेंट के फेज में है। एंड इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ रिलैक्सेशंस मिलना चाहिए इस ट्रीटी में या इस एजेंडा में, राइट? एंड जिसके लिए डेवलप कंट्रीज तैयार नहीं थे, एंड दिस बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है? डेवलपिंग कंट्रीज डिफरेंशिएबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहती हैं, जबकि डेवलप कंट्रीज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? सो विच क्रिएटेड अ बोन ऑफ कंटेंशन इन बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज, right? So the one major objective of Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21। यहाँ पर एक चीज और बोली गई कि जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं साइज में, जैसे इंडिया है, रशिया है, यूएसए है, वो जब अपनी कंट्री में वापस जाएंगे तो वो अपनी कंट्री के लिए एक लोकल एजेंडा सेट करेंगे, राइट? लोकल एजेंडा मतलब जहां पर आप अपने लिए एजेंडा खुद सेट करोगे, आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, अपनी लोकल गवर्नमेंट के लिए एजेंडा खुद सेट करोगे, आप अपनी प्रॉब्लम का खुद सोल्यूशन फाइंड आउट करना शुरू करोगे, राइट? सो दिस इज लोकल एजेंडा 21। This September, 193 countries will meet at the UN to adopt new global goals. These 17 goals provide a roadmap that will help the world achieve sustainable development. But what exactly is sustainable development and how does it affect us? Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. But what does that mean? Everyone understands the need to grow their economies, but not everyone takes into account the negatives that unbalanced economic growth can have on the environment and on people's well-being. It's time to change that by looking at the world in a different way. The Sustainable Development Goals will help us to do that. Sustainable development is about the big picture. It's about improving the lives of everyone, everywhere, and achieving all these things together. But it's also about the details. That means we want economies to grow, companies to thrive, and people to have decent work. We want to create new, innovative technologies, but not by harming the environment. We want everyone to have access to nutritious food regardless of where they live. We want affordable and quality education for everybody, not just a few. We want freedom of speech, but we don't want that to mean violence.
But how can we achieve all of this, and where do we even start? Well, the 17 goals will mean member states, alongside civil society stakeholders and major groups, will be working together for the next 15 years, looking at ways we can do business differently so that everyone gains. With these 17 global goals as our guide, we can achieve sustainable development and live in a world where people and planet benefit. But we have to act now. This is the time for global action. To find out how you can get involved and learn more about the goals, go to www.un.org/sustainable development. Resource planning is another way of tackling the problem created by indiscriminate usage of resources. Now, resource planning का मतलब क्या होता है? Resource planning simply means judicious usage of resources, and this become inevitable in a country like India where you have enormous diversity of resources, right? Resource planning is considered to be a complex process, और ये क्वेश्चन स्कूल एग्जामिनेशन में बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि हाउ कैन यू से दैट रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, राइट? Now, resource planning is considered to be a complex process and it occurs in 3 stages. The first is identifying inventory of resources. The second is economic and technological evolution. The third is matching resources with overall development plan. Now, ये तीनों होते क्या क्या, हम एक एक करके बात करते हैं. The first is called identification of resources. मान लो आपको पता चलता है कि झारखंड में कोई रिसोर्स है. अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप पूरी झारखंड को डग करना शुरू कर दो. आप क्या करोगे? आप सबसे पहले उस एरिया का सर्वे करना शुरू करोगे, राइट? मान लो मैं ये एक एरिया समझता हूं. मान लो ये पूरा का पूरा झारखंड है, ठीक है? नाउ अब मैं पूरे एरिया को डग नहीं कर सकता. मैं क्या करूंगा? मैं सर्वे करूंगा. सर्वे करके मैंने पाया कि इस एरिया के अंदर रिसोर्सेज हैं, राइट? नाउ व्हाट विल डू? इस एरिया में कहां पर रिसोर्सेज हैं? आई स्टार्ट मैपिंग. मैं मैप करना शुरू करूंगा, मैं लोकेट करना शुरू करूंगा. जब मैं लोकेट कर लूंगा, मैं एस्टिमेट करूंगा कि इसको डग करने में, इसको एक्सट्रैक्ट करने में मुझे फायदा है या फायदा नहीं है. बिकॉज रिसोर्स is something that is available in the environment which has the potential to satisfy our need provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. So मैपिंग करने का बेसिक एजेंडा ये है कि मुझे ये पता चले कि रिसोर्सेज कहाँ पे हैं. देन आई एस्टिमेट द रिसोर्सेज. मैं एस्टिमेट करूंगा कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव यहाँ पर कितने रिसोर्सेज होंगे. उस रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में मुझे फायदा है कि नहीं है, राइट? अगर मुझे फायदा है, अगर मुझे फायदा लगता है, देन इन दैट केस मैं रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के बारे में सोचूंगा. नाउ द सेकंड इज टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन. अब मैं लेबर को ये नहीं बोल सकता कि आके डग करना शुरू करो. मुझे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे जेसीबी मशीन चाहिए, मुझे माइंस चाहिए, मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए. सो यहाँ पर मैं टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में सोचूंगा, मैं इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के बारे में सोचूंगा, राइट? देन जैसे ही मुझे वहां पर रिसोर्सेज मिल जाते हैं, द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव टू डू इज टू क्रिएट इंस्टीट्यूशन. ये इंस्टीट्यूशन आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, ये इंस्टीट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई बॉडी हो सकती है. ये इंस्टीट्यूशन क्या करेगी? ये इंस्टीट्यूशन का एक काम है कि जिस एरिया में सरप्लस है, मतलब झारखंड में लेट अस सपोज आयरन ओर रिजर्व का सरप्लस है, मुंबई में डेफिसिट है, तो सरप्लस एरिया से डेफिसिट एरिया में चीजों को ट्रांसफर करना ताकि हम एक ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट की बात कर सके, राइट? एंड दैट्स द रीजन रिसोर्स प्लानिंग इज कंसिडर्ड टू बी अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिकॉज resource planning occur in 3 stages. The first stage is identification and inventory of resources, where you do surveying, mapping and estimation. That estimation can be both qualitative and quantitative. The second stage is evolving a plan structure endowed with technological skill and setup, right, for implementing the overall national development goal. The third is to matching the resources planning with the overall national development goal. It simply means कि आपको अगर overall national development के बारे में सोचना है तो आपको institutions create करने ही होंगे, right? Now सिर्फ resources का होना ये गारंटी नहीं करता कि आपकी कंट्री में डेवलपमेंट होगा, राइट? जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, झारखंड, बिहार, रिसोर्सेज हैं बट वो डेवलप है नहीं, वो बैकवर्ड एरियाज के अंदर आते हैं, वो नक्सलाइट एरियाज हैं, वो बहुत बहुत बैकवर्ड एरियाज हैं.
वेयर एज मुंबई, दिल्ली, क्या यहाँ पे रिसोर्सेज है? नहीं, यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, बट स्टिल दिल्ली एंड मुंबई आर कंसिडर्ड टू बी अ डेवलप्ड स्टेट, right? Or developed union territory in case of Delhi. So it simply means mere availability of resources in the absence of corresponding change in technology and institution may hinder development. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, द एग्जाम्पल इज ब्राजील एंड जापान, राइट? जहां पर ब्राजील के पास रिसोर्सेज तो बहुत हैं, बट उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए वो डेवलप नहीं है, राइट? बट जापान के पास रिसोर्सेज तो नहीं है, बट जो भी उनको रिसोर्सेज मिलते हैं बाहर की कंट्रीज से या विद इन कंट्रीज से, थ्रू देयर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, वो उसको फुल पोटेंशियल में यूज कर पा रहे हैं, एंड दैट्स द रीजन दे आर कॉल्ड अ डेवलप्ड नेशन, राइट? इफ यू टॉक अबाउट इंडिया में एरा, जब ब्रिटिशर्स हमारे पास रूल करते थे, तो ब्रिटिशर्स के पास वो टेक्नोलॉजी थी कि वो हमारे रिसोर्सेज को फुल पोटेंशियल में यूज कर पाए, जैसे उन्होंने रेलवे को डेवलप किया, राइट? रेलवे इज अ टेक्नोलॉजी कि जहां पर सरप्लस एरिया है, जहां पर हमारे पास आयरन और रिजर्व है, जहां पर कोल रिजर्व है, वहां से उन कोल रिजर्व को वो ब्रिटेन बहुत इजीली लेके जा सकते थे, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी। वो उस टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हमारे रिसोर्सेज को बहुत इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते थे, एंड दैट्स द रीजन दे बिकम डेवलप, एंड दैट्स द रीजन दे बिकम मोर पावरफुल, राइट? नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज? हमें रिसोर्सेज को कंजर्व क्यों करना चाहिए? क्या लगता है आपको? Good. The first is resources are vital for any development activity. अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे डेवलप की? या तो थर्मल पावर प्लांट से, या न्यूक्लियर पावर प्लांट से, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, राइट? इन तीनों के लिए, इन तीनों को रन करने के लिए कोई ना कोई रिसोर्स तो चाहिए। थर्मल पावर प्लांट में मुझे कोल चाहिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट में मुझे यूरेनियम चाहिए, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर मुझे वाटर चाहिए, और दे आर कॉल्ड रिसोर्सेज। ये खुद भी एक रिसोर्सेज है, राइट? सो अगर ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए रिसोर्सेज का होना जरूरी है। मोर ओवर रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जैसे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, कर्नाटका, यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, बट दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर रिसोर्सेज रिलेटिवली कम है, राइट? सो रिसोर्सेज को कंजर्व करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कुछ एरियाज के अंदर बहुत रिसोर्सेज है, कुछ एरिया के अंदर बहुत कम रिसोर्सेज है, राइट? सो यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे ताकि हम सरप्लस एरिया से डेफिसिट एरियाज पे रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर पाए। कुछ एरियाज या कुछ कंट्रीज जहां पर बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है, जापान, और कुछ कंट्रीज जहां पर रिसोर्सेज बहुत हैं, ब्राजील, वेनेजुला। मोर ओवर ये जो रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई, राइट? जैसे ब्राजील में रिसोर्सेज बहुत हैं, ब्राजील, वेनेजुला, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत हैं, राइट? एंड बिकॉज दे वर अवेलेबल इन जस्ट लिमिटेड क्वांटिटी, सो इनका कंजर्वेशन इनएविटेबल हो जाता है, इनको कंजर्व करना जरूरी है। मोर ओवर so irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problem. अभी आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अगर आप इनडिस्क्रिमिनेट यूसेज ऑफ रिसोर्सेज करते हो, अगर आप रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज करते हो, देन इन दैट केस इट क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, अ लॉट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, राइट? एंड दैट्स द रीजन गांधी जी once said that there is a enough for everybody needs but not for anybody greats. And Gandhi ji is of the view कि there should be production by the masses rather than the mass production. It means he believe कि इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए। लेबर इंटेंसिव का मतलब हमें ऐसी इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए जिसमें लेबर काम कर सके, राइट? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, उस पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए हमें ऐसी इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए जहां पर लेबर का यूटिलाइजेशन हो रेदर देन टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन हो, राइट? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी आती है, अगर टेक्नोलॉजी का यूसेज होता है, देन इन दैट केस बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे गरीब लोगों की जॉब चली जाएगी, ठीक है? एंड दैट्स द रीजन ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन कैन बी डन थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू मशीन्स, so he was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. He want industries to be labor intensive rather than capital intensive, right? Moving further, the first way
is we have to find different method for the conservation of resources. किसी एक मेथड से या किसी एक मेथड से हम रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं कर सकते, हमें बहुत सारे मेथड्स अडॉप्ट करने होंगे ताकि हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाए, राइट. द फर्स्ट इज लुक फॉर ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज. we have to shift our focus from non-renewable source of energy to renewable source of energy, right. हमें बहुत सारी चीजों के, बहुत सारे रिसोर्सेज के सब्स्टिट्यूट ढूंढने होंगे क्योंकि नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगे. सो हमारा फोकस रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ होना चाहिए. एंड इंडियन गवर्नमेंट का फोकस भी कहीं ना कहीं इसी तरफ है, जहां पर हम अपने डिपेंडेंस को रेन्यूएबल एनर्जी पे, सोलर पावर प्लांट पर यूसेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज जुडिशियस एंड प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज. हमें रिसोर्सेज को प्लान तरीके से यूज करना होगा, हमें रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना होगा. एंड उसके लिए वी हैव टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ 3R, 4R और 5R, राइट. वेयर वी हैव टू रिड्यूस अवर यूसेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज, वी हैव टू रीयूज देम, राइट. वी हैव टू रिसाइकल जितना हो सके, एंड देन देयर शुड बी अ रिकवरी ऑफ रिसोर्सेज. मोरओवर, रिसोर्सेज को फुल पोटेंशियल में यूज करने के लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है. ये भी कहीं ना कहीं अर्थ समिट में एक बोन ऑफ कंटेंशन था. बोन ऑफ कंटेंशन ये था कि डेवलपिंग कंट्रीज ये बोल रही हैं कि अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से हम रिसोर्सेज को फुल पोटेंशियल में यूज नहीं कर पा रहे. हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट ज्यादा होते हैं रेदर देन यूटिलाइज होने के, राइट. सो इसीलिए डेवलप कंट्रीज जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है उन टेक्नोलॉजीज को डेवलपिंग कंट्रीज के साथ शेयर करना चाहिए ताकि हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाए, राइट. नाउ रिसाइकलिंग एंड रिसोर्सेज बिफोर डंपिंग, क्योंकि जब भी आप रिसोर्सेज को डंप करते हो तो उससे सॉइल पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी प्रॉब्लम आती है. रिसोर्सेज तो डिप्लीट होते ही होते हैं, प्लस ये बाकी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी आती है. सो आपको रिसोर्सेज को डंप करने से पहले उसको रिसाइकल करना जरूरी होता है, राइट. नाउ